अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अलग सा टॉपिक है जिसका नाम है माइकलिस। क्या है? माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब माइकलिस लड़का था, मेंटन लड़की थी। 1912-13 में ये काम हो चुका था। अब माइकलिस मेंटन इक्वेशन अगर तुम लोग देख रहे हो तो इट्स मीन कि एंजाइम काइनेटिक्स के साथ तुम्हारा जो लेना देना है वो पड़ गया है। और एंजाइम काइनेटिक्स में, एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेटिक्स किस चीज को डील करती है? रिएक्शन काइनेटिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, स्पीड ऑफ रिएक्शन और वो सारे के कोई जो रिएक्शन है वो किस हद से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, वो फेवरेबल है नहीं है, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं काइनेटिक्स के अंदर। लेकिन मेनली ये किस चीज को डील करती है? रिएक्शन काइनेटिक्स। वो रेट ऑफ रिएक्शंस को डील करती है, रेट कांस्टेंट्स को डील करती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन होगा तो किस स्पीड से होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस सारी चीजों को जो है वो डील करती है। तो अब एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि एंजाइम अपना काम कैसे परफॉर्म करता है, वो एक सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कैसे एक रिएक्शन को बूस्ट अप कर देता है, एक रिएक्शन को मतलब कई सौ गुना बढ़ा देता है वो एंजाइम उस रिएक्शन। तो वो कैसे कैटालाइज करता है, जो कैटालिसिस है, एंजाइम्स की जो कैटालिसिस है वो कैसे होती है। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली समझने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे पास वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लिखूं तो हमारे पास होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय माइकलिस कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल ये जो इक्वेशन हमारे पास है जिसको हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन बोलते हैं। और इसके आगे फिर कई डेरिवेटिव्स हैं। इसी के आगे डेरिवेटिव में लाइन वीवर बर्क प्लॉट जो है या लाइन वीवर बर्क जो हमारे पास इक्वेशन है वो भी इसी के अंदर फॉल करती है। तो आज हमारे पास टॉपिक इन कॉन्सेप्ट्स को समझना नहीं है, आज हमारे पास ये है कि जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो डिराइव कैसे होती है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये डेरिवेशन कैसे होती है और इसकी डेरिवेशन में सिंपल एफएससी वाले कॉन्सेप्ट सारे इन्वॉल्व हैं। वही रेट ऑफ रिएक्शन, वही रेट कांस्टेंट, वही हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वही इन्वॉल्व है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिराइव करना या इसको समझना। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। जब हम डिराइव कर लें, हमें पता चल जाए कि ये फार्मूला कहां से आया और कैसे आया, तो फिर उसके बाद हम इस फार्मूले पे मजीद बातें कर सकते हैं कि इसमें क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां हैं, कितना इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं वगैरह वगैरह सारा। ठीक है, तो आज बेसिक लेक्चर हमारे पास क्या होने वाला है? आज हमारे पास बेसिक लेक्चर होने वाला है हाउ टू डिराइव माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स और खासतौर पर एंजाइम काइनेटिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक इन्वॉल्व हो जाता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, इस इक्वेशन में वी नॉट हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, या इनिशियल स्पीड ऑफ रिएक्शन है। वी वेलोसिटी को जाहिर करता है या स्पीड को जाहिर करेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है कि कितनी तेजी से रिएक्शन होगा, वो डिपेंडेंट है मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम रिएक्शन। फिर ये जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस को जाहिर करेगा। के एम हमारे पास है माइकलिस कांस्टेंट। क्या है हमारे पास? है माइकलिस कांस्टेंट। और एस हमारे पास फिर से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो अब ये चीजें कहां से आए इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक मैं रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं जिसको हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो आगे फिर बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिएक्शन जो है, ये जो हमारे पास जनरल रिएक्शन है, हम ये क्लास 9th से जब से हम एंजाइम्स पढ़ते आ रहे हैं हमारे पास ये रिएक्शन हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें ट्रांजिशन स्टेट को हमने समझा, जो हमारे पास एंजाइम की वर्किंग कैसे होती है उसको समझा, सब में हमने ये वाली चीज जो है ना शुरू से कंसीडर करते आ रहे हैं। और ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ये भी इसी चीज से डिराइव होने वाली है। ठीक है, तो आसान काम होगा क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन यहीं से हम ये वाली सारी चीजें डिराइव करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे।
ठीक है, बात हमने की थी कि इसमें सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो यहां हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात नहीं करने वाले, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पे जहां जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहीं वहीं पे हम हिंट देंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो यहां पे इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन का मतलब ये है कि कहीं पे बहुत सारे सबस्ट्रेट पड़े हो और उस पे तुम लोगों ने एंजाइम्स डाल दिए, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन का मतलब यही है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस हो रहे हैं। एक रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहे हैं, क्या है हमारे पास, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे एक रिएक्शन हो गया, उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे देखो, एक तो फॉरवर्ड वे में ऐसे जा रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट्स बन रहे, और टेक्निकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंजाइम और प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स रिएक्शन भी होता है, जिसमें हमारे पास ES जो है वो दोबारा बन रहा होता है, लेकिन वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तो उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो जरूर रहा होता है। ठीक है, और एक हमारे पास ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में आके एंजाइम और सबस्ट्रेट भी बना रहा है, रिवर्स रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये बातें इतनी समझ आ गई। अब थोड़ी सी बेसिक जो बातें हैं वो देखते हैं। हमने आई थिंक क्लास 10th में और उसके बाद 11 12 इस सारों में देखा था कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव कर रहे थे तो वहां पे एक बात थी कि जो रेट है, क्या है हमारे पास, जो रेट है वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बातें मैं लिख रहा हूं यहां पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल। आगे रेस टू पावर वो जिसके हमारे पास रेस टू पावर वाली बातें हैं, लेकिन वही सिंपल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक अगर रेट है, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो रिवर्स है, ठीक है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट के। ऐसा ही है। तो अब बिल फर्ज मेरे पास ये ए है, एक रिएक्टेंट, एक बी रिएक्टेंट है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ए और बी जब उधर जाएंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर इसको मैं रिवर्सिबल बना दूं, और जब सी और डी से दोबारा ए और बी बनेंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। ऐसा ही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, तो ए और बी हमारे क्या हुए, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए और बी के प्रोडक्ट्स के, ए और बी जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट्स के, और अगर यहां पे 2 या 3 वगैरह हो तो वो यहां पावर्स में आ जाएंगे। उस चीज को हम यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि जो रेट है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। इसी तरीके से अगर रिवर्स रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। अब रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो यहां पे ये हमारे पास सी और डी के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा ही है, सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर इस रेट को हम, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास साइन है, इसको हटाते हैं तो इसकी जगह क्या आता है, कांस्टेंट आता है। सो इट विल बी इक्वल टू के एफ, जो कि एक कांस्टेंट है, इनटू ए एंड बी। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते है। सो ये हमारे पास यहां पे समझाने का मतलब क्या है कि यहां पे के एफ आ गया। इसी तरीके अगर इस रिवर्स रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो आर आर हमारे पास क्या होगा, के आर, प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन खत्म हुआ, के आर इंटू सी और डी।
सिंपल, ये बातें थोड़ी बहुत रिवाइज करने के लिए थी, ठीक है। कि यहां पे हमारे पास ये एक रेट कांस्टेंट जो है वो चीज आ रही होती है के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में आ रही है? के फॉर्म में। अब बिल फर्ज मैं इस रिएक्शन को तोड़ रहा हूं। इस रिएक्शन को तोड़ने का मतलब क्या है? पहले मैं ये E प्लस एस से शुरू करता हूं। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, ठीक है। टू स्टेप्स रिएक्शन है। एक E और S जब रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से ES बनता है। क्या बनता है? ES। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, E प्लस S रिएक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ES बन रहा है। तो यहां पे मैं क्या है कि अगर रेट निकालता हूं, क्या निकालता हूं? रेट निकालता हूं इसके बनने का, तो वो क्या होगा? हमारे पास कोई K आएगा और साथ में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ये वाले हैं, सो E और S। ऐसा ही है, बिल फर्ज में इसको बोल देता हूं K1। क्या बोल देता हूं? K1। सेम इसी तरीके से अब देखो, ये मैंने एक रिएक्शन समझा दिया, बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। एक रिएक्शन जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो यहां पे जो हमारे पास K आएगा उसको मैं बोलता हूं K1। क्या बोल देता हूं? K1 बोल देता हूं, जिसमें एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है और अगली चीजें बना रहा है। तो अब इस रिएक्शन में ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे, ठीक है। ये क्या थे? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो रेट क्या है? K और इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। उसके बाद अगर यहां पर देखें तो ये ES आगे बना रहा है, एंजाइम और प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो यहां पे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या हुए? ES हुआ। तो यहां पे ES जब डिसोसिएट करेगा तो यहां पे एक और कांस्टेंट आता है, उसको मैं बता देता हूं, उसको मैं बोल देता हूं K2। जैसे यहां पे KF और KR था, ऐसे ही यहां पे K2 हो गया। अब एक हमारे पास ये होता है कि ES जो है वो दोबारा से डिसोसिएट होके एंजाइम और सबस्ट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो वो किस रेट से आ रहा होगा? वो कांस्टेंट है, उसको मैं बोल देता हूं K-1। K-1 का मतलब क्या है कि K1 फॉरवर्ड में, K-1 रिवर्स में। बाकी इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम इसको कोई और भी लग सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्योंकि बुक्स में व्यू यूज होता है, तो K-1 मतलब रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 3 K आ गए। कैसे आ गए? जैसे यहां पे हमारे पास K आए थे, सिंपल हमने उसके रेट्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए? रेट्स निकाल लिए। तीनों रेट्स निकल आए, ठीक है। अब हम देखिए, यहां पे एक और मैंने कहा था ना कि टेक्निकली यहां पे K2 नेगेटिव भी होना चाहिए, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे K-2 भी पॉसिबल है, याद रखना ये बात। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल वो जनरल रिएक्शन, जिसमें हम K1, K-1 और K2 जो है साथ में लिख लिए। हो गया। उसके बाद अब हम एक चीज, एक बात जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक अजम्पशन बना देते हैं, जिसको हम स्टेडी स्टेट अजम्पशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट अजम्पशन। अब स्टेडी स्टेट अजम्पशन यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टेडी स्टेट अजम्पशन। स्टेडी स्टेट अजम्पशन क्या कहता है कि लेट्स अज्यूम के हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब ये जो ES फॉर्मेशन का रेट है, ये इक्वल है रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन। मतलब ये ऐसे सीन है कि ये बिल फर्ज, ये शुरू वाला था, यहां पे बहुत ज्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि रिएक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ आएंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे होंगे। जबकि प्रोडक्ट जीरो शुरू में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर चलता जाएगा। ऐसा ही सीन है। तो अब यहां पे बिल्कुल ये जो स्टेट है, अब ये स्टेट में दोनों क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास जितना ES बन रहा है उतना ही ES टूट रहा है। क्या है हमारे पास कि कितनी, जितनी ES की फॉर्मेशन हो रही है, जितनी उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, उतना ही वो कॉम्प्लेक्स उसी रेट से टूट भी रहा है। ये दोनों रेट्स आपस में इक्वल हैं। उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ये जो स्टेट होगी ये क्या होगी? स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के अजम्पशन में हम क्या चीज अज्यूम करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि रेट ऑफ, ये बातें मैं इधर लिख लेता हूं, रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
ठीक है, मतलब ये जो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है इसका रेट इज इक्वल टू, ये बात याद रखना, इज इक्वल टू रेट ऑफ enzyme substrate complex dissociation, enzyme substrate complex dissociation। ठीक है, ये बात, ये हमारे पास स्टेडी स्टेट अजम्पशन है, ये चीज हमें समझ आ गई तो हम इसके डेरिवेशन आसानी से स्टार्ट कर लेंगे। स्टेडी स्टेट अजम्पशन क्या है कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब ये जिस रेट से फॉर्म हो रहा है वो इक्वल है जिस रेट से ये टूट रहा है, चाहे वो इधर टूट रहा है चाहे वो इधर टूट रहा है, लेकिन टूट रहा है। इस बात को, इसको स्टेडी स्टेट अजम्पशन बोलते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाने वाले हैं। किस फॉर्म में लाने वाले हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में लाने वाले हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए देखो, रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहले ये रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन RF, इसको मैं क्या देता हूं, वो किसके डायरेक्टली होगा? इस रिएक्शन में, क्योंकि देखो इस पूरे रिएक्शन में ES कहां बन रहा है? सिर्फ इस रिएक्शन में जब E और S आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो ES बन रहा है। ये हमारे पास ES फॉर्मेशन है। तो अब यहां पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा? वही बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे। यहां पे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ E एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ S या सबस्ट्रेट। तो यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ E एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ S। ऐसा ही है। तो यहां पे RF हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटाता हूं तो ये हो जाएगा, इस रिएक्शन में प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह क्या आया था? K1। क्या आया था? K1 इंटू E एंड S। तो यही बात, ये कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन। फॉर्मेशन वाली रेट हमने निकाल ली। फॉर्मेशन वाली रेट क्या थी हमारे पास? ये चीज, ये क्या थी? फॉर्मेशन वाला रेट था। तो फॉर्मेशन वाले रेट को मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आधी बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि K1 इंटू, इसको सही से लिख देता हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये स्टेडी स्टेट अजम्पशन है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन अगर हम गौर से देखते हैं तो डिसोसिएशन यहां पे कितनी जगह पे हो रहा है? ES हमारे पास E और P भी बना रहा है, यहां पर भी ES डिसोसिएट कर रहा है, और ये ES इस रिएक्शन में डिसोसिएट होकर दोबारा से E और S ये वाला भी बना रहा है। तो इसका मतलब ये डिसोसिएशन दो जगहों पे हो रही है। अगर हम इसकी डिसोसिएशन निकालते, ES प्रोडक्ट्स वाले फॉर्म में जाता है, तो यहां पे देखो रेट ऑफ डिसोसिएशन इस रिएक्शन के लिए बता रहा हूं वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पे रिएक्टिव सब्सटेंस क्या है? ES है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES, सिर्फ एक ही सब्सटेंस है। और यहां से जब ये साइन हटेगा तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? K2 आना चाहिए। K2 आया और साथ में ES, ठीक है। लेकिन इस ओवरऑल रिएक्शन में सिर्फ ये यहां पे डिसोसिएट नहीं हो रहा, बल्कि इसके डिसोसिएशन की पॉसिबिलिटी इस तरफ भी है, K -1 वाली। तो उसको भी मैं लिख देता हूं कि जो RD है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अब यहां पे रिएक्टिंग सब्सटेंस दोबारा से फिर ES होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे RD होगा K -1 ES। ऐसा ही है RD हमारे पास। अब देखो दो जगह डिसोसिएशन हो रहा है, तो ओवरऑल टोटल डिसोसिएशन क्या होगी? इस RD1 और RD2 को हम अगर ऐड करते हैं, इन दोनों डिसोसिएशन रेट्स को अगर हम ऐड करें तो टोटल डिसोसिएशन निकल आ सकती है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सिंपली इन दो डिसोसिएशन को ऐड करूंगा। ऐड करूंगा का मतलब क्या है कि पहले हम ये वाला अगर कंसीडर कर लेते हैं तो K2 क्या कंसीडर, बल्कि पहले ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, ज्यादा इजी है। K -1, ठीक है, और साथ में K -1 के साथ क्या आया था? ES, ये एक हो गया, प्लस K2 ES। समझ आ गई?
ये वाली जो बात है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। देखो यहां पे ये चीजें समझ आ गई, आगे डेरिवेशन तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इजी है, वो समझ आ जाती है। ये चीज फॉर्म करना मुश्किल होता है। सो हमने क्या कहा कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो ये वाला है, इज इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन दो जगहों पे हो रही है, तो के -1 वाली भी कंसीडर की, के 2 वाली भी कंसीडर की, और यहीं पे हमारे स्टेडी स्टेट एजम्पशन जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया। इसको हम दोबारा से अब यहां से फिर मिटाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है और डेरिवेशन लंबी है और साथ में बोलना भी ज्यादा है। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात हम एज्यूम करते हैं। दूसरी बात क्या हम एज्यूम करते हैं, ये तो हमने लिख लिया। अब लेट्स एज्यूम कि यहां पे जो टोटल हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम हम निकालेंगे, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हम निकालते हैं। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है उसको मैं एक नाम दे देता हूं यहां पे ई टोटल या फिर ई टी, ठीक है। जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स है इस पूरे रिएक्शन में वो क्या क्या है, वो हमारे पास एक ये वाले एंजाइम्स है जो फ्री है, और एक ये वाली एंजाइम है जो कि किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या होते हैं, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो ईटी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ई, क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ई प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में हमारे पास एंजाइम है। टोटल एंजाइम क्या है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा है वो भी और जो नहीं जुड़ा वो भी, टोटल हमारे पास एंजाइम्स वो है। तो यहां पे हमने ई टोटल निकाल लिया। अब इस ई टोटल से मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास रिएक्शन 1 है, इसको मैं क्या देता हूं, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इस ई टोटल से मैं ई निकालता हूं, तो ई अगर एक साइड पे कर लूं, ई की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, जो चीज यहां पे क्या हो रही है पॉजिटिव, अब उधर आके हमारे पास ये अगर ऐड हो रही है तो इस साइड आके सब्सट्रैक्ट होगी। तो यहां पे ई टी माइनस ई एस, ठीक है। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन क्या हो, हमारे पास जो फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल होगी हमारे पास टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसकी कंसंट्रेशन वो हमारे पास फ्री एंजाइम की सूरत में आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन ए, क्या बोल देता हूं, इक्वेशन ए। अब क्या करता हूं कि जो इक्वेशन ए है वहां से ई की वैल्यू को मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं इसको इधर लिखनी है। हमने इक्वेशन ए से ई की वैल्यू उठा के पुट कर दी इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 ये है, यहां पे ये ई कंसंट्रेशन है, उसकी जगह मैं इसकी वैल्यू ऐड कर रहा हूं। ध्यान से देखो K1, उसके बाद ये मैं यहां पे बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूं साथ, ई की जगह क्या लिखूंगा अब, ई टी माइनस ई एस, ये उसकी वैल्यू ऐड होगी ई की, और साथ में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ऐसे हो गया, ठीक है। इसको मैंने साथ ऐड कर दिया। अब इसको बाकी तो वही है, K-1 ई एस, ठीक है, प्लस K2 ई एस। समझ आ गई। हमने क्या किया, जो टोटल एंजाइम कंसीडर किया वहां से ई की वैल्यू निकाली और उस ई की वैल्यू को यहां पे आके पुट कर दिया। जब यहां पे आके पुट करेंगे, हम सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, तो ये K1 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से ये जो S है ये भी इन पूरे जो हमारे पास सिस्टम है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, K1 डॉट ई टी डॉट एस, ठीक है, यह हमने अलग कर लिया, माइनस K1 ई एस और एस, ये अलग कर लिया, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये K1 था, ये कोई A है, ये माइनस B है, ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या है, K-A1 माइनस B1 और ओवरऑल B हमारे पास C के साथ है। तो क्या होगा हमारे पास, ये K1 A1 C हो जाएगा माइनस K1 B1 C हो जाएगा। सिंपल वही काम हमने यहां पे किया है कि ये जो ब्रैकेट्स है इसको खोल लिए, इसको क्या कर दिए, खोल लिए। अब खोलने के बाद ये किसके इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास इसके इक्वल, K-1 डॉट की जगह वैसे भी हमें पता है प्रोडक्ट ही है, ES
प्लस K2ES। सही हो गया। हमने सिंपल इसको क्या कर दिया, खोल लिया। अब आगे देखो क्या करना है। अब हम आगे अगर देखते हैं तो यहां पे K1 क्या है, यहां पे K1 और ये K1, इनमें ये वाला K1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, K1 दोनों में कॉमन है, मैं दोनों को कॉमन ले रहा हूं। सो K1 आगे फिर से बड़ी ब्रैकेट और ये ET.S, ठीक है, माइनस ES.S, ठीक है। ये K1 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां से देखो तो ES कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन ये और ये वाला कॉमन है। यहां से मैं ES कॉमन ले लेता हूं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इनटू K-1 प्लस K2। ऐसा ही है, क्या है हमारे पास, ES K-1 K2। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा फिर से रिकॉल करो, जब हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 9th 10th वाला कॉन्सेप्ट है। Kc हमारे पास किसके इक्वल होता है, Kf डिवाइडेड बाय Kr। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पे एक Kc कांस्टेंट निकाला था। सेम इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, ES का, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन वो किसके इक्वल है, वो एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलेंगे माइकलिस कांस्टेंट या फिर Km। क्या बोलेंगे, माइकलिस कांस्टेंट या फिर Km बोलेंगे। और ये Km अगर हम रेट्स के हवाले से बात करें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास है क्या है, रेट, ये उल्टा कर दिया मैंने, रेट ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो Km रेट ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास कहां थी, K2 और K1 की फॉर्म में थी, K-1 की फॉर्म में थी। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास हो जाएगा K-1 प्लस K2, और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या थी, K1। ये हमारे पास एक कांस्टेंट की फॉर्म में आते हैं जिसको बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट। अब यहां पे अगर हम गौर से देखें तो K-1 और K2 हमारे पास है, एक चीज की कमी है और वो K1। अगर इसके साथ K1 नीचे आ जाए तो ये हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट बन सकता है। तो क्या करेंगे हम, इस ओवरऑल को हम डिवाइड करेंगे K1 पे, और यहां दोनों तरफ पे हम K1 डिवाइड कर लेते हैं। K1 डिवाइड करने से क्या होगा, ये वाला K1 इस वाले K1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये पीछे क्या रह जाएगा, ETS माइनस ES और S विल बी इक्वल टू ES, और इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरी टर्म की जगह, क्योंकि K1 अब नीचे आ गया तो इस पूरी टर्म की जगह हम लिखेंगे डॉट Km। क्या बोलेंगे, लिखेंगे डॉट Km। ये बात यहां तक समझ आ गई। अब है क्या, इस वाले जो यहां पे नेगेटिव हो रहा है इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं। जब उधर लेकर जाएंगे तो एंजाइम टोटल की कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू ES डॉट माइकलिस कांस्टेंट, और ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ES और S, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई है। अब यहां पे दोबारा से हम क्या करेंगे, या दोबारा से इसके साथ भी ES है, इसके साथ भी ES है, वो ES हम ले लेते हैं कॉमन। सो ET और S विल बी इक्वल टू, ES कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद पीछे क्या रह गया, Km प्लस यहां से सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रह गई है। तो हमारे पास एक जो एक सीक्वेंस है वो यहां तक चीजें जो है वो क्लियर आउट हो गई है कि हमारे पास ET इंटू S, हमारे पास क्या हो जाएगा, ES Km इंटू S। बात समझ आ गई। अब देखो यहां से हम निकालते हैं ES की वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि जो कुछ भी है इसके अलावा ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि इसको भी Km प्लस S पे डिवाइड कर दो, इसको भी Km प्लस S पे डिवाइड कर दो, दोनों तरीकों से हो जाना है। मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। सो ES क्या रह जाएगा,
ई एस की कंसंट्रेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगी ई टोटल डॉट एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। ये किस चीज की वैल्यू आ गई? ये हमारे पास आ गई वैल्यू ई एस की। किसकी वैल्यू आ गई है? ई एस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ए एस की वैल्यू इस पूरी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है वो हमारे पास ई एस जब प्रोडक्ट्स बना रहा होगा, ये हमारे पास स्लोवेस्ट रिएक्शन है। और स्लोवेस्ट रिएक्शन हमें पता है कि कौन सा रिएक्शन होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो कौन सा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब रेट जो है वो अगर इस स्टेप पे डिपेंड करता है तो इस स्टेप का रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मैं बिलफर्ज कहता हूं कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वी नॉट, उसको इनिशियल स्पीड ऑफ रिएक्शन उसको मैं वी नॉट से अगर डिनोट करता हूं तो वी नॉट किसके इक्वल होगा? इसके रेट पे। और इसका रेट क्या है हमारे पास? इस रिएक्शन का रेट है K2 इंटू ई एस। ठीक है, शुरू में जो हमने बात की थी, ठीक है, अभी मैंने मिटा दिया, जो शुरू में हमने बात की थी कि हमारे पास K2 इंटू ई एस जो है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ डिसोसिएशन के। ठीक है, तो यहीं पे हमारे पास रेट ऑफ इस रिएक्शन, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ये ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी यही स्टेप डिफाइन करेगा। तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका वी नॉट, उसके जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास? इक्वल है K2 डॉट ई एस के। इस चीज को याद रखो, ये किसके इक्वल है? K2 डॉट ई एस के। यहां से अगर मैं ई एस की वैल्यू निकालता हूं तो ई एस की वैल्यू हो जाती है वी नॉट बाई K2। क्या हो जाती है? V नॉट बाई K2। इस चीज को याद रखा। अब ये ES की वैल्यू उठा के मैंने इस रिएक्शन में पुट कर देनी है। इसको बिलफर्ज में रिएक्शन B बोल देता हूं। इस रिएक्शन में मैंने V नॉट, ये जो ES है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो रिएक्शन हमारे पास ये दो है, दो कह देते हैं, जो रिएक्शन 2 है उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उस तरीके से भी मैं कर सकता हूं, सिंपल काम है। लेकिन जो भी किया, अब वो वाला काम मैं यहां पे करने लगा हूं, पतले वाला मार्कर उठा लेते हैं, जगह कम में। ठीक है, अब वहां पे ES की वैल्यू क्या आई थी? ES की वैल्यू आई थी हमारे पास, ES की वैल्यू आ गई थी V नॉट डिवाइडेड बाई KM। ऐसा ही क्या बोल दिया मैंने? हमारे पास ES की वैल्यू क्या आई थी? V नॉट डिवाइडेड बाई K2। ठीक है, तो यहीं का ES की वैल्यू कुछ मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। यहां पुट करने के बाद क्या होगा? ES की जगह मैं लिख लेता हूं कि ये यहां से V नॉट डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू ET डॉट S डिवाइडेड बाई KM प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये चीज भी हो गई। उसके बाद क्या है? अब मैं V नॉट को सिंपली अगर यहीं पे रख दे तो ये K2 यहां पे डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो V नॉट विल बी इक्वल टू K2 dot enzyme total and substrate divided by Km plus S। ये हमारे पास एक फॉर्म है माइकलिस कांस्टेंट की, लेकिन ये वाली फॉर्म अभी तक नहीं आई। ये चीज भी आ गई, 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 ये चीज भी आ गई। अभी ये वाली चीज बाकी है। ठीक है, और K2 डॉट ET इंटू S डिवाइडेड बाई KM प्लस S, ये V नॉट के इक्वल है। माइकलिस कांस्टेंट को हम तकरीबन डिराइव कर चुके हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर माइकलिस कांस्टेंट उस वहां पे रेट देखना चाह रहे हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन बिलफर्ज मैं एक सिचुएशन कंसीडर करता हूं। क्या सिचुएशन कंसीडर करता हूं? V मैक्सिमम की, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर कर देता हूं। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एंजाइम तुम लोगों का फ्री नहीं बचा। सारे के सारे एंजाइम जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चले गए। कोई फ्री एंजाइम नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई फ्री एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब सारे के सारे एंजाइम काम कर रहे हैं और तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा? हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो वो जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पे हाइपोथेटिकली हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारे पास V मैक्स है, V मैक्स मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, वो कब होता है? जब आपके पास कोई फ्री एंजाइम अवेलेबल ना हो। जब कोई फ्री एंजाइम अवेलेबल ना हो। अब देखो, शुरू में हमने एक बात कंसीडर की थी कि जो एंजाइम टोटल की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है
एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन, ऐसे बात की थी। तो यहां पे अगर कोई एंजाइम हमारे पास फ्री अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन ये हमारे पास जीरो है। जब ये जीरो है तो वी मैक्सिमम पे, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन पे एंजाइम टोटल इक्वल होंगे हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के। किसके इक्वल होंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट के। मतलब कोई यहां पे अगर ये जीरो है तो ईटी इक्वल हो जाएगा ईएस के। किसके इक्वल हो जाएगा? ईएस के। कब होगा? वी मैक्स पे। तो वी मैक्स पे हमने अभी बात की थी कि जो वी नॉट है वो इक्वल है के टू डॉट ईएस के। किसके इक्वल है? जहां से हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, वी नॉट हमारे पास के टू ईएस के इक्वल है। तो अगर वी मैक्स है, मतलब यहां पे वी नॉट नहीं मैक्सिमम रेट है, तो वी मैक्स पे हम क्या ये कर सकते हैं कि के टू में ईएस की जगह क्या लिखे? ईटी लिखें, क्योंकि दोनों इक्वल है वी मैक्स पे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ईटी। तो अब अगर देखो K2ET किसके इक्वल है? V max के। तो यहां पे भी K2ET ही है, तो V max पे हमारे पास K2ET के इक्वल हो जाता है। तो यहां पे हम K2 की जगह क्या लिखेंगे? इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? अब V नॉट विल बी इक्वल टू, इस K2ET की जगह हम उसका लिख लेंगे V max डॉट S divided by Km plus substrate concentration, and that is the final form of Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation कैसे डिराइव होती है वो चीज हमने यहां पे देख ली है। क्या कर ली है? देख ली। अभी इसमें बहुत सारी बातें जो है वो करने को है, लेकिन वो हमारे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है डेरिवेशन का। इसमें अभी बहुत सारी कि माइकलिस मेंटेन की कितनी सारी डेरिवेटिव्स हो सकती है, लेकिन जो बेसिक फॉर्म है माइकलिस मेंटेन की वो ये वाली है, वी मैक्स डॉट एस के एम प्लस एस। तो ये हमारे पास क्या है? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है। यहां से हम के एम की वैल्यू को एक लिहाज से जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और वो कौन से लिहाज है कि जब अब देखो वी मैक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्या है हमारे पास, तो हम क्या है थोड़ा सा कम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि जो हम पर वी नॉट है वो हाफ ऑफ द वी मैक्स की इक्वल है, मतलब जो वी नॉट है क्या है, ये मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, जो डेरिवेशन वो यहीं तक थी, और ना इसको मैं डिटेल से बता रहा हूं, उससे थोड़ा सा वहां पे डिस्कस करना चाहिए कि अगर इफ हम एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि वी नॉट हमारे पास वी मैक्स के हाफ के बराबर हो। किसके बराबर हो? वी मैक्स, मतलब जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है उसका हाफ हमारे पास वी नॉट हो, तो क्या होगा? इस वी नॉट की जगह अगर मैं लिख देता हूं वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वी मैक्स डॉट एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। तो अब होगा क्या? 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वी मैक्स और वी मैक्स से कैंसिल, के एम को मैं इधर ले आता हूं, के एम प्लस एस इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2 वी मैक्स तो कैंसिल आउट हो गया तो 2s हो गया। ठीक है, अब ये प्लस एस से ये उधर जाएगा तो के एम इक्वल हो जाएगा 2s माइनस एस। तो अब 2s से अगर एक s निकलेगा तो क्या होगा? के एम हमारे पास इक्वल हो जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। लेकिन कब? जब हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के बिल्कुल हाफ होगा, तब हमारे पास के एम जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे पास एक ग्राफ ड्रा होता है, इसको किसी और लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ ड्रा होता है, ये है बिलफर्ज, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास वी नॉट है इस तरफ, तो ये शुरू में ऐसे जाता है, हाइपरबोला की फॉर्म में चला जाता है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल है, जिसको कभी भी रिएक्शन जो है वो रीच आउट नहीं करता, उसको बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं? वी मैक्स। तो अब अगर उस वी मैक्स का हाफ हमारे पास वी नॉट हो जाए तो हाफ हमारे पास ये जगह बनती है जिसको हम वी मैक्स बाई 2 कहेंगे या वी नॉट कहेंगे। तो इस जगह पे क्या है? इस जगह पे हमारे पास के एम किसके इक्वल हो जाता है? एस के इक्वल हो जाता है। तो जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वही हमारे पास क्या होगा?
km होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे। माइकलिस मेंटेन जो प्लॉट है, जो ग्राफ है, कि उसमें क्या मतलब है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में सारी बातें क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए था कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। तो होप सो कि आप लोगों को पता चल गया है कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव करने का तरीकाकार क्या है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।